गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक और KPK से लेके जनूबी पंजाब तक इस वक्त पाकिस्तान में इलादगी की मूवमेंट्स चल रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन को संगीन खतरात लाक हैं। तो उसके लिए हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो बनाई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में 5 बुनियादी जमातें थी। एक सवाल जो बार बार है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे आपके साथ। ट्रंप की बड़ी उम्मीदें थी PTI वालों को और आप क्योंकि PTI के इत्तेहादी हैं, शायद आपको सवाल थोड़ा सा तल्ख भी लगे, आप मुर्दाबाद अमेरिका के नारे लगाते हैं। तो खान साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया जिसकी बुनियाद पे हम समझे कि उनकी तवक्कुआत जो है ना वो इनकी तरफ से, बल्कि आखिरी मीटिंग में उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हफ़िज़ुल्लाह को ये कहा कि अल्लामा साहब आप गवाह रहना कि मेरा एतमाद सिर्फ अपने अल्लाह के ऊपर है। अगर ट्रंप आपको छुड़ाने आ जाए तो फिर तो ट्रंप हो गया अच्छा बच्चा, और अगर नहीं छुड़ाए तो फिर आप कहते हैं रिजीम चेंज, एंड ना करो ना मुर्शिद। नहीं, हार्ड टाक हुई है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ और मैंने ज़ाती हार्ड टाक हुई और मैंने उनको ये कहा है कि किसी शख्स को जो वजारत आला की कुर्सी के ऊपर बैठा, वो कोई भी होगा, हम उससे ये सवाल करेंगे, रस्तों को खोलना उसकी जिम्मेदारी है, और अगर कोई ये समझता है कि वो रस्तों को खोलने के लिए अहलियत नहीं रखता तो फिर उसे स्टेप डाउन करना चाहिए, उससे फिर वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। 2014 में 5 साल मुहासरा रहा तकरीबन इसी पारा चनार का। उस वक्त भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जरदारी साहब थे, आज भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जरदारी साहब है मुहासरे के दौरान। तो प्रैक्टिकली जो ताकत के तमाम मराकज हैं वो इनके पास हैं। नहीं, अगर गली गली में वो खड़े हैं तो दहशतगर्द कैसे पहुंच जाते हैं? नहीं, अभी मसला है रस्तों की बंदिश का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा, बल्कि मैंने अब इसका नाम तब्दील करके रख दिया है, ये अली रज़ा के डिजिटल डेरे से मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज एक मल्टी टैलेंटेड मल्टी प्रोफेशनल शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जिनके बहुत सारे तारुफ हैं। मसलन एक तो उनका तारुफ है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रही है, बिला मुबालगा सबसे बड़ी इत्तेहाद के लिए काम करने वाली जमात MWM, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, उसके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। अच्छा, फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आप IR पढ़ाते हैं, उसके प्रोफेसर हैं। फिर सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज़ के सदर हैं। ये ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ती के सूरत हाल के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके रिसर्च पेपर पढ़ के पॉलिसीज़ बनती हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के माहिर कानूनदान हैं, और बैनुल अक़वामी उमूर पर जो आपकी ग्रिप है वो आप अभी गुफ्तगू में देखेंगे, इससे पहले वाले प्रोग्राम्स में भी आप देख चुके हैं। तो ये अजीम शख्सियत जनाब नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शिराज़ी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला आपकी गुनागो मसरूफियात में से। अलवी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस डिजिटल मीडिया बैठक के ऊपर जो है वो हमें इनवाइट किया। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। शाहिद साहब, क्योंकि आपके साथ गुफ्तगू के बहुत सारे पहलू होंगे, और एक तो अभी हम देख रहे थे पिछले दिनों आप बड़े मुतहर्रिक थे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी चल रही थी और आप एक दौरे पे सारी मेन लीडरशिप को संभाल के सारे आप लोग गए हुए थे पूरे सिंध के दौरे पे और मुल्क के बाकी गिरकुर्ब व जवार में। तो हम बात यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाया है और आप 5-6 जमातें थीं, और अब इसकी क्या पोजीशन है? आगे जिनके पास आप लोगों के पास गए हुए थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, वहाँ वक्ती तौर पर तो लोगों ने फ़ौरन देखा और कुछ बातें आपने मीडिया के सामने कर भी थी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जो हमारे डिजिटल डेरे होते हैं, ये वो बातें भी होती हैं जो उस वक्त आप वहाँ नहीं करते, तो जो बातें आपने वहाँ नहीं की वो आप हमें यहाँ बताएँ। जी, बहुत शुक्रिया अलवी साहब। पहले तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपने इस डिजिटल डेरे पे इनवाइट किया, हमें मौका दिया अपनी बातचीत, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने का आपके ज़रिए से लाखों आवाम तक। देखें, पहली ये बात है, जैसे एक मेडिकल जो प्रोफेशनल है जिसको हम कहते हैं मेडिकल साइंटिस्ट, तो वो डायग्नोज करता है मर्ज़ को और फिर उसकी ट्रीटमेंट देता है। अगर वो डायग्नोज अच्छा नहीं कर सकेगा तो उसकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगी। हम जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं और जो सोशल अफेयर्स को भी देखते हैं, तो वो उनकी नब्ज़ सोसाइटी के ऊपर होती है, और वतन हमारा बुनियादी तौर पे वो चीज़ है जिसको हम एड्रेस करते हैं, पाकिस्तान। हमने भी डायग्नोज किया, हमारा काम भी है कि डायग्नोज करें कि इस वक्त पाकिस्तान को थ्रेट्स क्या हैं, लाहक क्या हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त हम हैं एक हालत डिनाइल में कि हमने हकीकत को कबूल नहीं करना। तो वो ऐसे ही है कि जैसे बिल्ली को देख के कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है तो खतरा टल जाता है, बज़ाहिर उसे लगता है खतरा टल गया, आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलता है। बिल्कुल ठीक। हकीकत डिनाइल ये है कि इस वक्त हम कहें कि नहीं, सिचुएशन नॉर्मल है, बलूचिस्तान में सिचुएशन नॉर्मल है, KP में और मुल्क के दीगर इलाकों के अंदर। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त जाफर एक्सप्रेस के ऊपर मिलिटेंट्स ने
قبضہ کیا ہے. بالکل سینکڑوں لوگ انہوں نے یرغمال بنائے ہیں, ہاسٹیجز بنائے ہیں, اور ہمارے مسلح افواج کے بعض افراد کی شہادت کی خبریں ہیں, اور ممکن ہے کہ ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ انڈر وے ہو. یہ آخری خبریں تھیں, اس میں بھی ڈیٹیلز تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ریموٹ ایریا کے اندر وہ نہیں آئیں گے. یہ سچویشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ایک انسیڈنٹ ہے, لیکن بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کو کوئی ایک ڈاکومنٹ انٹیگریٹ کر سکتا ہے, اس وقت پاکستان میں علیحدگی کی موومنٹس چل رہی ہیں, اس وقت پاکستان کے اندر فیڈریشن کو سنگین خطرات لاحق ہیں, اس وقت پاکستان میں لوگ مختلف SIFC ہو, گرین انیشیٹو ہو, اسی طرح جو ہے وہ مائن اینڈ منرلز کے اوپر ان کو بنیادی حقوق نہ دیے جانے سے متعلق ہو, ایک شدید ریزنٹمنٹ ہے. یہ گلگت بلتستان, چونکہ میں آپ کو پتہ ہے عوامی آدمی ہوں, میں جاتا ہوں نیچے علاقوں میں, گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک اور KPK سے لے کے جنوبی پنجاب تک, یہ ہر جگہ ہے. ابھی ایک انسیڈنٹ اس کے ساتھ مربوط آیا جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ نیشنل لیول پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ وہ جو گرین انیشیٹو کی وجہ سے 6 نہریں نکالی جانی ہیں بلوچستان کے لیے, تو اس کے اوپر بیک لیش آیا ہے. اور کل پریزیڈنٹ زرداری نے بھی بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں نہریں نکلتی تو وہ گرین انیشیٹو نہیں چل سکتا, چونکہ اس کے لیے میں نے خود وہ علاقہ جا کے دیکھا ہے. تو بنیادی اگر میں کنکلوژن کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی وحدت اور سالمیت شدید خطرے میں ہے. پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے بہت بدترین مسائل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, اور اس صورتحال میں پاکستان کو جوڑنے کے لیے ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس پر اگر اس کی روح کے مطابق عمل ہو تو ہم لوگوں کو دوبارہ امیدوار کر سکتے ہیں, لوگوں کو دوبارہ فیڈریشن کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں, اور وہ ہے آئین پاکستان. آئین پاکستان کو گزشتہ کچھ عرصے میں مسخ کر دیا گیا. مثلاً آئین پاکستان ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اوپر, کہ اس میں انسٹیٹیوشنس کو بیلنس دیا گیا ہے, اور اس بیلنس کے نتیجے میں ایک چیک اینڈ بیلنس نیچرل کریٹ کیا گیا ہے, جس میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے وہ آپ نے واپس لے لی, جو آپ نے آئینی ترامیم کی 26ویں آئینی ترمیم کی, اس کے ذریعے آپ جوڈیشری کے اندر فرض کریں ایگزیکٹو اپنے خلاف کوئی کیس سننا چاہتے ہے, جوڈیشری نے سننا ہے, تو اس کے لیے پینل کا تعین خود ایگزیکٹو نے کرنا ہے. تو یہ خود ایک جوڈیشری کی جو آپ خود مختاری ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو آزادی اظہار رائے, پیکا آرڈیننس ایک ایسا سیاہ قانون ہے جو آزادی اظہار رائے کو سلب کرتا ہے. بالکل. پھر اسی طریقے سے جو پاکستان میں بیسک گارنٹیز دی گئی ہیں پاکستانی آئین کے اندر, وہ رائٹ ٹو اسمبلی ہے, رائٹ آف گیدرنگ ہے, رائٹ ٹو ڈس ایگری ہے, اس کو سلب کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ بعض قوانین متعارف کرائے گئے کہ جس میں آپ بنیادی طور پہ اپنے ایجوٹیشنس وہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قوتیں جن کا سیاست میں مداخلت آئین میں حرام کرا دی گئی ہے. آئین میں بھی لکھا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے الف میں بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن قرآن اٹھا کے بھی باز نہیں آتے. لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے, سارے ایکس کی بات سن لیں, ایکس پولیٹیشینس کی بات سن لیں, ایون موجودہ کی, ہر ایک نے کسی سطح پہ ایکنالج کیا ہوا ہے کہ یہ مداخلت ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا اسٹیٹ اور فیڈریشن کے اوپر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ سمجھے ہمارے حقوق کس نے گارنٹی کرنے تھے, وہ اس ڈاکومنٹ نے گارنٹی کرنے تھے, جس کے ذریعے سے صوبائی خود مختاری انشور کی گئی تھی, جس کے نتیجے میں بنیادی حقوق انشور کیے گئے تھے, جس کے نتیجے میں پریس کی فریڈم جو ہے وہ انشور کی گئی تھی. اب یہ ساری چیزیں اگر سلب ہو جائیں اور جوڈیشری کی سلب ہو جائے اور ایک ایسی مقننہ وہ مسلط کر دی جائے جس میں ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ یہ 17-18 سیٹوں سے زیادہ کے سیٹوں کے ونر نہیں ہیں, یہ جو ہے فارم 47 کے ذریعے سے آنے والے لوگ ہیں, 45 والے لوگ نہیں ہیں. لہٰذا وہ لوگ ایک جیلی پارلیمنٹ کے ذریعے سے سٹیمپ کرتے جائیں ایسے قوانین بنا کے. اس مرحلے پر ہمارا ڈائگنوز یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو دوبارہ اس آئین پر جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے کھڑا نہ کیا اور اس کو اس کی اصل شکل کے ساتھ بحال نہ کیا, امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے جو کچھ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں بنیادی روح. تو اس کے لیے ہم نے تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ بنائی, اور تحریک تحفظ آئین میں 5 بنیادی جماعتیں تھیں جن کو آپ جانتے ہیں. PK میپ ہے جس کو اچکزئی صاحب لیڈ کرتے ہیں اور اچکزئی صاحب اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور خان صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. MWM اس کی بانیوں میں سے ہے, چونکہ اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظ اللہ کے پاس میں اس کا ڈاکومنٹیشن بنی تھی. اور اسی طریقے سے تحریک انصاف ہے, سنی اتحاد کونسل ہے, اور BNP مینگل ہے. یہ اس وقت پہلے پارٹ. اب سنا ہے کوئی اور جو لوگ ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اور وہ GM سید صاحب کے صاحبزادے بھی وہ, اور یہ ادھر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور کچھ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. نہیں, یہ چونکہ 1 سال ابھی اس کو ہونے والا ہے اور اب اس میں تیزی آئی ہے. ابھی ہم نے ایکسٹینسو موومنٹ سٹارٹ کی ہے کہ لوگوں کو انٹیگریٹ کریں. سندھ کا وزٹ کیا ہے,
तो सिंध के विजिट के अंदर GM सैयद साहब के ये पोते हैं ज़ैन शाह साहब, जिनकी सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने ओके किया है और वो आइंदा से पार्ट बनने का ऑफिशियल ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जो सिंध की दीगर जमातें जिनमें से GDA है, जो चंद जमातों का अलायंस है, उसने अभी हमारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की है और उसके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। उनकी तरफ से सफदर अब्बासी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं और वो अभी अपनी पार्टी के साथ डॉक्यूमेंट जो हमने कुछ बनाए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं और लाइक माइंडेड है इस वक्त वो हमारे। फिर इसी तरह हमारी बहुत एक्सक्लूसिव मीटिंग जो है वो पीर साहब पगाड़ा के साथ हुई उनके घर में, और उन्होंने खुल खुला के कहा कि मैं तो मैन ऑफ वर्ड्स हूँ और मैं आपको वर्ड्स देता हूँ कि मैं जो है वो इस अलायंस के साथ चलने के लिए पूरे तौर पे तैयार हूँ, बाकी GDA के साथ आप बातचीत कर लें। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म हैं, अभी उनकी अपनी एक पार्टी है शायद काकन अब्बासी साहब। अभी ये जो हमारी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें एक दिन एक सेशन जो है वो मीडिया के साथ मखसूस था, एक सेशन वकला के साथ, एक सेशन जो है वो NGOs और पाकिस्तान में काम करने वाली इंसानी हकूक़ की बड़ी तंजीमों के साथ था, और एक दिन का सेशन हमारा पॉलिटिशियंस के साथ था, जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन आपने देखा होगा कि लीडिंग स्टोरीज रहीं, तो और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग पर्सनैलिटीज़ उसमें और लीडिंग पार्टीज़ जो है वो उसमें शामिल हुई। तो उसमें वो लोग अपने पूरे वफद के साथ जो है वो शरीक हुए। एक सवाल जो बार बार है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे आपके साथ? देखिए, एक तो हमारी ये कॉन्फ्रेंस एक टेस्ट था। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब का डेलीगेशन शरीक हुआ है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो उनके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब के वो आपके इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, अभी तक वो मुबस्सर हैं, अभी तक उन्होंने ऑफिशियल इस इत्तेहाद का पार्ट नहीं बने हैं। ठीक है। कल रात की भी एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर इत्तफाक किया गया है, लेकिन हमारा काम यह है कि हम अपने उस मैनिफेस्टो और उस अंडरस्टैंडिंग पे इत्तफाक है। जाहिर है कि एक तारीखी मसाइल रहे हैं, वो आपके इल्म में है, PTI के और उनके दरमियान मसाइल रहे हैं और उन मसाइल को ब्रिज करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों तरफ से संजीदा कोशिशें हो रही हैं और कोशिशें ये हो रही हैं कि अपोजिशन का ये अलायंस एक ग्रैंड अलायंस की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो अब्बासी साहब अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है। ये कॉन्फ्रेंस अजगज़ई साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब की मुश्तरका मेज़बानी में हुई है, इसके कार्ड दोनों की तरफ से जारी। टाइम थोड़ा है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे सीखने की कोशिश करनी है, तो एक तो आपका ये मामला हो गया जी। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि ट्रंप की बड़ी उम्मीदें थी PTI वालों को, और आप क्योंकि PTI के इत्तेहादी हैं, शायद आपको सवाल थोड़ा सा तल्ख भी लगे, आप मुर्दाबाद अमेरिका के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ PTI की उम्मीद थी कि ट्रंप हमें आएगा तो इमरान खान साहब को बचाएगा। इधर आके ट्रंप ने तो आके बातें कुछ और शुरू कर दी, अभी जो ताज़ा तरीन उसकी बातें आई हैं, तो ये कोई तजाद नहीं है सियासत में? देखिए, और एक बात उसके साथ दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अब PTI वालों की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं कि इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे, क्योंकि इम्प्रेशन तो यही था कि ट्रंप जैसे हलफ उठाएगा तो वहाँ से जहाज़ पकड़ के इधर से आके इमरान खान को निकाल देगा। देखिए, PTI के अंदर शामिल बाज़ लोगों की अमेरिका से तवक्कुआत का या फ़र्ज़ करें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तवक्कुआत का वाबस्ता होना, ये तो मुमकिन है, मैं इसका डिनाइल नहीं देता हूँ। लेकिन अगर इमरान खान साहब की बात करें तो चूँकि उसके साथ हमारी पार्टी लीडरशिप की डायरेक्ट बातचीत हुई है मुतअद्दिद मरतबा, तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया। उन्होंने हमारे साथ जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत को डिनाइल देंगे, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को इंश्योर करेंगे। ये वो है जिसके ऊपर वो सिग्नेटरी हैं हमारे साथ। अभी तक कोई एक वायलेशन उनकी तरफ से नहीं आई है। अभी तक जो है वो जाहिर है कि असल तो खान साहब है, तो खान साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया जिसकी बुनियाद पे हम समझे कि उनकी तवक्कुआत जो है ना वो इनकी तरफ से। बल्कि आखिरी मीटिंग में उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हफिज़ुल्लाह को ये कहा कि अल्लामा साहब आप गवाह रहना कि मेरा एतमाद सिर्फ अपने अल्लाह के ऊपर है और मैं दुनिया में किसी के ऊपर जो है किसी के ऊपर नहीं करता हूँ कि उनकी वजह से जो है वो मसाइल हल होंगे, मैं सिर्फ अपने अल्लाह के ऊपर एतमाद करता हूँ। ये आखिरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा मैं तवक्कल अपना सिर्फ खुदा पे करता हूं। यानी खान साहब को ट्रंप से तवक्को नहीं थी, ये उनकी पार्टी के लोगों को तो पार्टी के अंदर तो आपको पता है हर तरह के लोग हो सकते हैं, मैं उनकी पार्टी के अंदर ज्यादा डिबेट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये मैं समझता हूँ ट्रंप साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, ट्रंप साहब ने अमेरिकन पॉलिसी को एंडोर्स कर दिया है। ये वही पॉलिसी है जो रजीम चेंज की पॉलिसी थी, ये वही पॉलिसी जो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मेडलिंग की पॉलिसी थी। अभी आप देखें ये अमेरिकन पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है। आप सियासी बात कर रहे हैं और मैं आपसे ये ना, अभी लोग कहते हैं कि आपकी शाहिद साहब के इंटरव्यूज तल्ख होते हैं, तो इसलिए आज मैं वो तल्खी करना नहीं चाह रहा था तो रमजान की वजह से रमजान की वजह से अब आप ये सियासी बात कर रहे हैं कि ट्रंप की, अगर ट्रंप आपको छुड़ाने आ जाए तो फिर तो ट्रंप हो गया अच्छा बच्चा, और अगर नहीं छुड़ाए तो फिर आप कहते हैं रजीम चेंज। एंज तो ना करो ना मुर्शिद। नहीं, मैं ये अर्ज करूं, ट्रंप से
कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड किसी ने कोई डिमांड नहीं, वो ऐसे होती नहीं है कोई, ये तो कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। डिमांड किसने की है? देखिए, बल्कि हमें क्वेश्चन ये करना चाहिए, क्वेश्चन ये करना चाहिए कि पाकिस्तान से एक बंदे को जो अमेरिका को मतलूब था विदाउट ड्यू प्रोसेस क्यों दिया गया? क्वेश्चन हमें ये करना चाहिए कि अमेरिका की मेहरबानियां दुनिया के कई ममालिक से उठ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर क्यों जारी हैं? चले ठीक है, हमने बहुत बातें करनी है, ये ठीक है, लेकिन एक और सवाल भी है, वो भी शायद आपको पता नहीं अच्छा लगता है या बुरा, लेकिन मैंने तो पूछना है। आपका तो सवाल क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है, आप उसकी, जाहिर है कि आपका एक तो फेस बहुत बड़ा है, जाहिर है इत्तेहाद उम्मत के लिए आपका काम है, फिर जाहिर है कि आपका बहरहाल बैकग्राउंड एक शिया कम्युनिटी का है और आप उसके नुमाइंदा हैं और उसके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अच्छा, आप PTI के साथी भी हैं, बड़ा जुड़ के खड़े हैं। मैं खुद राजा साहब से मेरी एक मुलाकात हुई किसी जगह पे, तो मैंने कहा कि किबला आप क्यों इनके साथ इमरान खान को? उन्होंने कहा भी हम करबलाई हैं, हम करबला वाले हैं, हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो मजलूमियत में इमरान खान, जो भी खैर उनका स्टैंस है। अच्छा, अब ये PTI में होने के बावजूद आपकी हुकूमत है PTI की KPK में, और पारा चनार का मसला हल नहीं हो रहा, वहाँ वो पूरा एक तरह का दूसरा गज़ा बना हुआ है, बच्चे मर रहे हैं, जुल्म व सितम हो रहा है, फाका कशी है, वहाँ काफ़िले जा नहीं सकते, खाना जा नहीं सकता, दवाइयाँ जा नहीं सकती, और आप को मैं किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराऊं? MWM की लीडरशिप को या PTI को या किसी और को, कि क्या वजह क्या है? मेरे ख्याल है बहुत रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। MWM वहाँ से मुंतखब हुई, MNA हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं वो वहीं से मुंतखब हुए, कुरम से, डिस्ट्रिक्ट कुरम से, और वो वाहिद आदमी है। चूँकि MWM को किसी एक फ़िरके में मुनहसर करना शायद ठीक नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैं उसकी एक मिसाल, ये इलाका जहाँ सेक्टोरियन डिवाइड एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर अहले तसन्नुन बरादरान ने मेजॉरिटी वोट जो है वो MWM के कैंडिडेट को दिया, PTI के कैंडिडेट को नहीं दिया। PTI के हिमायत याफ्ता जरूर थे, लेकिन वो MWM के टिकट से और MWM के सिंबल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और उनको वोट दिया। सद्दा से 25,000 वोट लिया है MWM के कैंडिडेट। बहुत अच्छा। तो हम तो इस वक्त दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। और जब हम रास्ते खोलने की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों के बुनियादी हकूक़ के डिनाइल के मुकाबले में खड़े होने की बात करते हैं और एक्सेसिस की बात करते हैं जो वहाँ पे इस वक्त बहरान है, तो हम किसी एक फ़िरके या किसी एक इलाके के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तमाम उस इलाके के रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनमें अहले तशय्यो भी हैं और अहले तसन्नुन भी है। अब मसला क्या है जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो एरिया है ये पहले फाटा था आपके इल्म में सबको, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड, आज उसका टाइटल चेंज हो गया। हमने कभी भी सूबाई हुकूमत को इम्यूनिटी नहीं दी कि सूबाई हुकूमत कह के नहीं, आइन के तहत इस वक्त वो सूबे की डोमेन के अंदर है, ठीक है, और सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। और मैं आपके सामने ऑन द मीडिया बता रहा हूं कि मेरी इसके ऊपर हार्ड टॉक हुई है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और मैंने जाती हार्ड टॉक हुई और मैंने उनको ये कहा है कि किसी शख्स को जो वजारत आला की कुर्सी के ऊपर बैठा, वो कोई भी होगा, हम उससे ये सवाल करेंगे, रस्तों को खोलना उसकी जिम्मेदारी है, और अगर कोई ये समझता है कि वो रस्तों को खोलने के लिए अहलियत नहीं रखता तो फिर उसे स्टेप डाउन करना चाहिए, उससे फिर वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। ये फिक्रे तक भी हमने कहे हैं, लेकिन हम उनको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, लिहाजा इस हद तक जिम्मेदार समझ रहे हैं। हमने एजिटेशन की, हत्ता पेशावर के अंदर जो MWM ने पूरे पाकिस्तान में एजिटेशन किया वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ किया है, चूंकि सूबाई हुकूमत की डोमेन के अंदर और जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो कुरम एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, वो रियलिटी है, चूंकि हम तस्वीर के एक रुख से कभी भी हकीकत जो है वो नहीं जज कर सकते। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? 2014 में 5 साल मुहासरा रहा तकरीबन इसी पारा चनार का। उस वक्त भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जरदारी साहब थे, आज भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जरदारी साहब है, मुहासरे के दौरान, रस्तों की बंदिश के दौरान। उस वक्त भी यही हमारे साथ हो रहा था, आज भी यही हो रहा है। कल प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर की है पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के साथ, जी बिल्कुल, उन्होंने नहरों के मसले तक को बयान किया है। 5 लाख लोगों के लिए ग़िज़ा नहीं है, खुराक नहीं है, दवा नहीं है, पानी नहीं है। आपकी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एक इलाका जो है वो है और आप उसके बारे में बात नहीं करते हो। गवर्नर किसका है वहां पर? फेडरेशन कहाँ कैसे एग्जिस्ट करती है वहां पर? बात नहीं करते हो, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप ये बताएं, बॉर्डर किसके पास है? ये 3 तरफ से बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ घिरा हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी कौन देखता है? फेडरल फोर्सेस। जो वहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, एक गली पारा चनार की मैं मुतअद्दिद मरतबा गया हूं, इस क्राइसिस के दौरान भी गया हूं। एक गली के ऊपर हमारी फेडरल फोर्सेस खड़ी है, प्रोविंशियल नहीं है, फेडरल फोर्सेस, फेडरल कंट्रोल फोर्सेस खड़ी है, ठीक है। और इसी तरीके से वहां पर जो FC है उसको कौन देखता है?
डायरेक्ट हमारी फेडरल फोर्सेज और इंटीरियर मिनिस्ट्री देखती है। तो प्रैक्टिकली जो ताकत के तमाम मराकज हैं वो इनके पास हैं। नहीं, अगर गली गली में वो खड़े हैं तो दहशतगर्द कैसे पहुंच जाते हैं? नहीं, अभी मसला है रस्तों की बंदिश का। हाँ जी, अभी वहां का मसला नहीं है, अभी मसला रस्ते की बंदिश का है। रस्ते की बंदिश में वीडियोज उठाकर देखें कि ट्रक जल रहे हैं, सामान लूटा जा रहा है, और कौन है जो वहां पर गाड़ियों में मौजूद है, अपने ट्रकों के अंदर मौजूद है, तो आप देखेंगे फेडरल फोर्सेस मौजूद है। तो ये क्यों नहीं? फेडरल फोर्सेस की निगरानी में मुतअद्दिद कानवाए गए और उन कानवाओं के ऊपर अटैक हुए, और उन कानवाओं, ये जो पहले बगन में तकरीबन 48 अफराद को ऑन द स्पॉट शहीद किया गया, वो किसकी सिक्योरिटी के अंदर जा रहे थे? वो फेडरल फोर्सेस थी। हमें मानना होगा, रियलिटी को हमें जानना होगा कि उनके होते हुए ये हुआ, एक गोली नहीं चली, एक दहशतगर्द नहीं मारा गया, एक हिफाजत करने वालों में से भी जख्मी नहीं हुआ, और कौन मारे गए? वो बेचारे बेगुनाह मुसाफिर, औरतें, बच्चे अपनी माओ की गोदों में मारे गए। चलें, बहरहाल ये आप लिहाजा मैं इसके ऊपर क्यों कोई इजलास नहीं होता फौरी तौर पे? एपेक्स कमेटी नहीं बैठती? सही है। इसके ऊपर फौरी तौर पे ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान क्यों नहीं किया जाता? ये 20 किलोमीटर के एरिया को सिक्योर अगर आप नहीं कर सकते, आप नेशनल सिक्योरिटी कैसे मैनेज कर सकते हैं? उसके लिए क्यों हंगामी फोर्सेज रवाना नहीं की जाती? उसके लिए कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहां सूबाई हुकूमत इस मसले के अंदर गिल्टी है, कसूरवार है और जिम्मेदार है, वहां इक्वली फेडरल फोर्सेज जिम्मेदार है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं, और प्रेसिडेंसी जिम्मेदार है, जिसने अभी तक इस मसले का नोटिस नहीं लिया और इसके ऊपर कोई नेशनल लेवल के ऊपर कॉल नहीं दिया कि वो कैसे उन्होंने इस मसले को रिजॉल्व करना है। सही। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपसे इल्तिमास है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर गाइड करें कि कौन से पहलू जो हैं हम डिस्कस नहीं कर सके, ताकि हम आइंदा भी शराई साहब को जब तकलीफ दें तो हम इनसे मज़ीद उन सवालात को जवाब तलब कर सकें, जब उनसे पूछ सकें, इससे सीख सकें। अली ज़ालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह